Hello, everybody. Moving on to our next topic of this video series on the chapter of radiation. Uh, in this video, हम uh, इन सब topics को cover करेंगे. These topics are a bit short and they are related to each other in some way. हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, एंड देन स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको हम फिशन रिएक्शन कहते हैं, और इसके मुतालिक थोड़ा पढ़ेंगे. फाइनली जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के मुतालिक पढ़ेंगे. लास्ट टू टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है. न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने से पहले हमें बेसिक डिफिनीशन समझनी होगी रिएक्शन की, कि व्हाट इज़ अ रिएक्शन. A reaction is a process in which a substance changes. So कोई भी प्रोसेस जिससे कोई सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाए, उसको हम उस प्रोसेस को हम रिएक्शन कहेंगे. अब किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सब्सटेंस में जो चेंजेस आते हैं वो दो मेजर चीज़ों की वजह से आते हैं. एक होता है जो कि एटम के लेवल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास है सोडियम, और सोडियम का न्यूक्लियस होगा और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन का कोई क्लाउड है. अदर एटम इज़ क्लोरीन. इसका न्यूक्लियस है, बाहर इसके कोई क्लाउड है. सो व्हाट हैपन्स इज़ देयर इज़ sharing of electron or transfer of electron between them, and as a result they form a bond. एंड एज ए रिज़ल्ट हम उस बॉन्ड की वजह से एक नया कंपाउंड बन जाता है, जो सोडियम भी होता है, क्लोरीन, दोनों का मजमुआ होता है. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. सो इसमें हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम इज़ ट्रेवल्ड टू अनदर एटम, और दोनों के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने दोनों को जोड़ के रखा हुआ है. इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आया. न्यूक्लियस विल स्टे द सेम. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेंस द सेम. हुआ क्या है कि जो इनके एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो उनकी तादाद कम या ज़्यादा हुई है, एक के दूसरे के पास चले गए. So it's a simple transfer of electron. This is how we define a chemical reaction. But a nuclear reaction ऐसा reaction होता है जिसमें nucleus change हो. And what do we mean by nucleus में change? For example, मेरे पास एक substance है that is denoted by X. एक nucleus है, इसको मैं एक small पार्टिकल से हिट करता हूँ जिसको मैं ए कहता हूँ, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट दैट स्मॉल पार्टिकल penetrates inside the nucleus and changes the nucleus to a new substance, and we call this new substance is Y, and we have some daughter products called B or some energy. अब यहाँ पे दो चीज़ें नोट करने वाली है. न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए हमें जो पार्टिकल चाहिए, जो भी इनिशिएट करना है उसको, हमें बहुत ही छोटा पार्टिकल चाहिए जो कि न्यूक्लियस को चेंज कर सके. सो अगर मैं फिर एटम के स्ट्रक्चर की बात करूँ, सो हाउ एटम इज़ लाइक इज़ हमारे पास सेंटर होता है, ये न्यूक्लियस होता है. इसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं. सो
सो फॉर एग्ज़ाम्पल p इज़ इक्वल टू प्रोटॉन जो है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 92, और न्यूट्रॉन जो हैं वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 124। इट्स अ बिग न्यूक्लियस, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। और हमने बात की थी कि न्यूक्लियस का साइज़ इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू ओवरऑल डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो इट मीन्स कि अगर मैंने न्यूक्लियस को हिट करना है, न्यूक्लियस को चेंज करना है, तो मुझे न्यूक्लियस को हिट करना पड़ेगा। बट अगेन इसका साइज़ ही बहुत छोटा है। यहाँ पे तो मैंने बड़ा दिखा दिया। सो लेट्स से इस केस में अगर इसका डायमीटर इतना है विच इज़ d, सो न्यूक्लियस साइज विल बी लाइक अ डॉट हेयर। अब मैंने इसको अगर हिट करना है तो उसी के साइज़ के पार्टिकल से हिट करूँगा, विच विल बी फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल और गामा रे। उससे मैं उसको हिट करूँगा, तब जाके वो न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा और न्यूक्लियस को चेंज करेगा। सो we need a very small particle. That's why I have denoted A by smaller size and nucleus by a bigger size. एक कॉमन एग्जांपल मैंने दी हुई है कि एक हीलियम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। वो न्यूट्रॉन के नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करता है और उसका न्यूक्लियस की शेप चेंज करती है। What happens is we have increase in number of proton, and also we have increase in number of neutrons, and as a result we get hydrogen and some energy. और ये जो एक कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन है, हुआ क्या है कि मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 से 8 हो गए, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो 14 से 17 हो गए। सो इसमें जो चेंज आया है +1 का आया है, और जो न्यूक्लियॉन में चेंज आया है वो +3 का आया है। अगेन इस तरह की रिएक्शन में भी कुछ लॉज है जो कि हर किस्म की रिएक्शन में वैलिड होंगे, हर किस्म की न्यूक्लियर रिएक्शन में। पहला ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम जो है दैट विल बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट कि कोई भी रिएक्शन हुआ है, इसकी एक राइट साइड होती है। आई विल इरेज ऑल द थिंग्स। इसके दो साइड्स होते हैं। one is the left hand side and the other is right hand side. So right hand side पे अगर मैं number of nucleons जमा करूँ, one is 4 and one is 4. So right side पे हमारे पास it's not 4, actually it's 14. I erased it. So 14 plus 4 is 18. दूसरी साइड पे अगर मैं जमा करूँ 17 + 1 18। इसका मतलब यह है कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है, बट वी स्टिल हैव सम एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, बट दीज लॉज आर स्टिल वैलिड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट दे विल स्टे द सेम। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर रिएक्शन तो हमने समझ लिया, वी टुक सम एग्जांपल्स। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? कभी भी अगर हम न्यूक्लियस को हिट करें किसी भी पार्टिकल से और वो एक हीवी न्यूक्लियस से स्मॉलर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, जस्ट लाइक वी सी हेयर कि हमारे पास एक हेवियर न्यूक्लियस है और ये हेवी न्यूक्लियस हैज़ अ बिगर डायमीटर एंड
a greater nucleon number, but if somehow we undergoes nuclear reaction और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस पैदा हो जाते हैं, सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजन. सो एक बिगर न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, टू बी सिंपल. ऑफ कोर्स जब ये न्यूक्लियर को हम ब्रेक करते हैं तो इसके नतीजे में मे बी कुछ चीज़ें बाहर निकल आए न्यूक्लियस से, न्यूट्रॉन, some radiation that are gamma rays or beta rays, and that will always produce energy. और नॉर्मली हम अगर न्यूक्लियस को ब्रेक करें तो जो एनर्जी हमारे पास आती है, दैट एनर्जी इज़ वेरी वेरी बिग. ये जो रिएक्शन था एक्सपेरिमेंटली ओटो एंड हान ने 1938 में डिस्कवर किया था, और बाद में इनके ही कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने इसको थेरेटिकली मैथमेटिक्स से उसको वेरीफाई किया कि यस हाउ इट अकर्स. एक यूरेनियम की न्यूक्लियस को फॉर एग्जांपल हमने उसका फिजन करवाना है, तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर होता है 235. इस पे अगर हम एक छोटा सा न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर दें एंड दैट न्यूट्रॉन इज़ अ स्लो न्यूट्रॉन, सो दैट न्यूट्रॉन विल बी एब्जॉर्ब्ड. जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका मास नंबर इट विल इंक्रीज बाय 1, सो इट्स मास नंबर विल बी 236 विच इज़ शोन हेयर. अब ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है दैट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट्स, दैट वाई मैंने इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया. एक्साइटेड स्टेट का मतलब यह है कि इसके पास अब बहुत ज़्यादा एनर्जी है एंड इट इज़ सच अ ग्रेट अनस्टेबिलिटी. होगा क्या कि जब अनस्टेबल है तो ज़ाहिर बात है इट विल इमिट रेडिएशन, इट विल स्प्लिट, और ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा. इसको हम कहते हैं फिजन फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े. फिजन के रिएक्शन के नतीजे में जो भी टुकड़े निकले हैं हम उनको एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी विल आल्सो गेट सम न्यूट्रॉन. अब इनको मैंने एक्स और वाई से क्यों रिप्रेजेंट किया? बिकॉज दे कैन बी एनी न्यूक्लियाई, दे कैन बी बेरियम एंड क्रिप्टॉन or any nuclei surrounding those elements. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बेरियम और क्रिप्टॉन होंगे तो यहाँ पे हमारे पास X जो होगा वो बेरियम होगा जिसका एटॉमिक नंबर है 56 और मास नंबर है इसका 141, और Y जो होगा दैट विल बी क्रिप्टॉन, इट विल बी अ बिट लाइटर. देखो इसका मास नंबर 92 है कंपेयर टू बेरियम जिसका 141 है. बट इट्स ये फिक्स नहीं है कि हमारे पास यही न्यूक्लियाई पैदा होंगे. हमारे पास मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एटॉमिक नंबर होगा जिसका 57 और 140. ठीक है, ऐसा भी प्रोड्यूस हो सकता है. और साथ में हमारे पास एक लार्ज एनर्जी रिलीज़ होगी, and that energy is shown here which is very very big. कितनी बड़ी होती है इसको अगर हम कंपेयर करें एक कोयला जिसको हम जलाते हैं, इट्स लाइक अ वुड. सो वो जो हमें एनर्जी देता है अगर इसका 3000 टन हम लें, 1 टन कितना होता है? 1000 kg. सो इसका मतलब ये है कि 1000 kg के अगर हम बोरियां बनाते जाएं कोयले के और 3000 बोरियां बने, उन सब को जलाएं, उससे जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड अगर हम 1 किलो ऑफ यूरेनियम लें और उससे न्यूक्लियर रिएक्शन कराएं. सो दिस एनर्जी इज़ वेरी बिग. अब
ये जब रिएक्शन होता है इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन भी होते हैं, ये बात गौर से नोट करो। हमारे पास प्रोडक्ट्स में हमारे पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं। अब ये न्यूट्रॉन नॉर्मली 3 होते हैं। अगर बेरियम और क्रिप्टॉन हो तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स मज़ीद न्यूक्लियर यूरेनियम को हिट कर सकते हैं और 3 अलग अलग न्यूक्लियाई को टारगेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है इस यूरेनियम को अगर हमने फिशन कराना है, एक न्यूट्रॉन चाहिए। हमारे पास रिज़ल्ट में 3 निकले हैं, ये मज़ीद 3 न्यूक्लियाई को हिट कर सकते हैं। अगर उनको हिट करें तो हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे? 9 और न्यूट्रॉन आएंगे, और वो 9 मज़ीद 9 न्यूक्लियाई को हिट कर सकते हैं। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास 81 न्यूट्रॉन आएंगे जो कि मज़ीद 81 न्यूक्लियाई को हिट करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ फिजन रिएक्शन हमारे पास बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो सारा फिनोमेना ये मैंने यहाँ पे शो किया है कि मेरे पास है एक न्यूट्रॉन, इसने यूरेनियम को हिट किया, 2 न्यूक्लियाई बने छोटे छोटे, बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और आए। अब ये 3 न्यूट्रॉन मज़ीद 3 न्यूक्लियाई को हिट करेंगे और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास हर न्यूक्लियाई बेरियम और क्रिप्टॉन बनाएगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन। ये वाला जो है बेरियम और क्रिप्टॉन बनाएगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली ये वाला जो न्यूक्लियस है, इट विल अगेन मेक बेरियम एंड क्रिप्टॉन विथ 3 न्यूट्रॉन। सो इन टोटल वी हैव, इफ़ वी काउंट देम, 3 + 3 + 3 वी हैव 9 न्यूट्रॉन्स। सो अगर हम इधर से करें, 1 फिजन ने 3 फिजन बनाए, ठीक है, और ये 3 फिजन, ये 3 न्यूट्रॉन मज़ीद 3 न्यूक्लियाई को हिट करेगा, ये वाले मज़ीद 3 को, हमारे पास 9 फिजन रिएक्शन होंगे और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास 81 होंगे, और हेयर इट गोज़ ऑन। और ये तब ही होगा जब हमारे पास किसी भी फिजन में 1 से ज़्यादा न्यूट्रॉन हो। जब भी 1 से ज़्यादा न्यूट्रॉन हमारे पास पैदा होंगे, वी विल हैव मोर फिजन रिएक्शंस, एंड एज ए रिज़ल्ट द रिएक्शन विल नॉट बी कंट्रोल्ड, और इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन में क्योंकि रिएक्शन हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारे पास सारा का सारा जो भी इर्द गिर्द यूरेनियम होगा, सारा का सारा फिजन करेगा, और जितनी भी एटम्स हैं वो हमारे पास ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे और एक ब्लास्ट सा होगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत ही कम टाइम में होगी। रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, इसका टाइम इट्स लेस देन 1 सेकेंड, रिएक्शन का जो टाइम होगा। इस वजह से इस तरह की रिएक्शन हम एटॉमिक बम्स में बनाते हैं। ओके, लेकिन अगर इस एनर्जी को हम कंट्रोल करें, हम क्या करें, कोई ऐसा मेकनिज़म निकालें कि ये जो 2 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, इनको हम किसी तरह से ख़त्म कर दें या रोक दें, और ये वाला न्यूट्रॉन आगे जाए, यूरेनियम को न्यूक्लियस को हिट करें। तो अब ये जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है, हम उनको रोक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एट अ टाइम एक न्यूट्रॉन पैदा हो रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास कंट्रोलेबल है, तो हम इसको कहते हैं कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। और ये टाइप का रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में पैदा होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है कि हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। सो हमारे पास हीट एनर्जी किधर से आ रही है? फिजन से आ रही है। सो फिजन से हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है, और वो हीट एनर्जी हम बिजली पैदा करने में इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ अ गुड यूज़। सो अगेन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि चीज़ें हमारे पास हैं, जब हमें पता चल जाए कि ये बिहेव कैसे करते हैं, हम इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिशन. मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड करके सारा कुछ उससे गो थ्रू हुआ. एक और चीज़ है न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूज़ का मतलब ये है कि जब दो चीज़ें आपस में इकट्ठी हों, तो इकट्ठी हो के कोई बड़ी चीज़ बना ले, तो इसको हम कहते हैं फ्यूज़. दो चीज़ें इकट्ठे हो गई. सो जिस तरह अगर दो चीज़ें इकट्ठी हो के एक बड़ी बनाए, इसको हम कहते हैं फ्यूजन. अगर एक चीज़ से दो चीज़ें बने, इसको हम कहते हैं फ्यूजन. सो इट्स एक्चुअली अ रिवर्स ऑफ फ्यूजन. एक कॉमन एग्जांपल ये है न्यूक्लियर फ्यूजन की कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जिसमें हम प्रोटॉन को यूज़ करते हैं और हम बनाते हैं हीलियम. सो प्रोटॉन का मास नंबर 1 है और हीलियम का मास नंबर 4 है. तो हम लाइटर न्यूक्लियाई से एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं. लेकिन इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि एंड पे जो हमारे पास एनर्जी होती है वो कम निकलेगी. सो अगर मैं बताता चलूँ, इस रिएक्शन को करवाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए. ये टेम्परेचर होगा तो ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. अब ये टेम्परेचर पैदा करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी ही इतनी ज़्यादा होती है कि इस रिएक्शन से हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं निकलती. अभी भी इस पर रिसर्च जारी है कि हम किस तरह से इस रिएक्शन को इंसान के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करें. एक ये रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में होता है. पहले हाइड्रोजन के जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम, दैट वी नीड 2 प्रोटियम टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन. इसको हम ड्यूट्रम कहते हैं. और साथ में एक बीटा पार्टिकल जाता है. ये जो हमारे पास ड्यूट्रम आता है विच इज़ शोन हेयर, ये इसी रिएक्शन में इधर से आता है, जो फर्स्ट रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है. ये पहले वाली ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास ये हीलियम का एक आइसोटोप बनाता है. दिस आइसोटोप इज़ वेरी अनस्टेबल. सो it's unstable, so it reacts with another atom of the same type, जो कि हीलियम का ही आइसोटोप होता है. ये आपस में रिएक्ट करते हैं और हीलियम का एक स्टेबल आइसोटोप बना लेता है. एंड दैट आइसोटोप इज़ द फाइनल रिजल्ट. और साथ में हमारे पास कुछ हाइड्रोजन भी बनता है. और दिस इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. सो हुआ क्या है कि हमारे पास छोटे न्यूक्लियस थे जिनका मास नंबर 1 था. इन्हीं को रिएक्ट करवाते करवाते हमने एक बड़ा न्यूक्लियस बना लिया. ये वाला रिएक्शन, इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम आता है, इट इज़ वेरी स्टेबल और ये कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता. लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजन में जाएं तो हमारे पास जाता है बेरियम, क्रिप्टॉन. और ये वाले जो न्यूक्लियस हैं दे आर हाईली अनस्टेबल और ये भी रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं. और ये रेडिएशन जो है इंसान की बॉडी पे अगर लग जाए दे कैन कॉज कैंसर, ये और भी आपको डिफेक्ट्स पहुंचा सकते हैं. तो प्रोडक्ट में हमारे पास एनर्जी तो आ रही है, लेकिन हमारे पास एक ऐसे एटम्स पैदा हो रहे हैं जो रेडिएक्टिव हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं. तो इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो बाद में जो एटम्स बन रहे हैं जो कि रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, इनको कहाँ हम संभालें, कहाँ इनको स्टोर करें. दैट्स वाई वी वांट टू गो फॉर फ्यूजन रिएक्शन.
फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें पैदा नहीं होती हैं जो अनस्टेबल हो. ऑफ कोर्स we have this hydrogen और वी हैव दिस हीलियम, बट ये सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं, ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, हमारे पास बचता कुछ नहीं है. फाइनली हीलियम बनता है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास ये बच जाते हैं. हमारे पास कोई तरीका नहीं होता कि इनके साथ हम क्या करें, इनको किधर फेंकें. और ये न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला होता है. सो which reaction is safe in the end? Of course हमारे पास जो सेफ रिएक्शन है विच दैट इज़ फ्यूजन, बिकॉज कोई रेडिएक्टिव सब्सटेंस हमें नहीं मिलती है. और ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशंस करें तो ये वाला जो रिएक्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल फ्यूजन से, इट्स जनरेट इवन मोर एनर्जी देन फिजन. सो बट अगेन इसको सस्टेन करने के लिए कि ये एक सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे, ये एक चैलेंज है. ऑफ कोर्स स्टार्स पे ये टेम्परेचर होता है और वहाँ पे साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये वाले रिएक्शन हो रहे हैं. This is all about today's lecture. If you have any question, you can post it in the comments. फाइनली जो लास्ट हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, which is background radiations and hazards of radiation and safety. We will cover them in the next video. Until then, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.